स्वागत है आपका शीतल जी, नई परख के मंच पर एक बार फिर। खाड़ी में जो हो रहा है वो हम सबके सामने है, लेकिन इस परिस्थिति के कुछ विशेष पहलू हैं जिनको मैं इस चर्चा के शुरू में सामने रख देना चाहता हूं, ताकि उससे बात को आगे बढ़ाने में सुविधा हो। अमेरिका ने एक तरफ तो 10,000 से ज्यादा सैनिक, 12 से ज्यादा युद्धपोत और अपना विमानवाही पोत अब्राहम लिंकन और भी कई जहाज वहां खाड़ी में तैनात कर रखे हैं। ये एक बहुत बड़ा फौज फाटा है जो अमेरिका ने तैनात कर रखा है। दावा उसका ये है कि वो ईरान के लिए, ईरान के जहाजों के लिए होर्मुज जलडबरू मध्य को ब्लॉक कर रहा है ताकि ईरान को दिक्कत में डाल सके। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है दरअसल, क्योंकि अमेरिका ने चीन के जहाज ब्लॉक नहीं किए हैं, चीन के जहाज वहां से निकल ही रहे हैं। भारतीय जहाजों को ईरान ने आश्वासन दे दिया है कि आपसे हम कोई टोल नहीं वसूल रहे हैं, तो जो कुछ भी भारतीय जहाज निकले हैं या निकलेंगे वो बिना टोल के निकलेंगे, ऐसा ऐसा प्रतीत होता है। अच्छा, एक तरफ तो वो ये कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं युद्ध बहुत जल्दी ही समाप्त होने वाला है और हम फिर से पाकिस्तान जाएंगे, अमेरिकी टीम तैयार हो रही है और पाकिस्तान में जाके फिर से हम वार्ता करेंगे। उधर ईरान कह रहा है कि कोई जल्दी नहीं है, आप सोच लीजिए, हमें कोई बेचैनी नहीं है, लेकिन अगर आपने खाड़ी को एक बैटल ग्राउंड बनाने की कोशिश की तो फिर पूरे इलाके में कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। तो ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका इसी तरीके से पीछे हटता रहा जैसा कभी पीछे हटता हुआ दिखता है तब तो ठीक है, लेकिन अमेरिका ने जरा भी पीछे हटने में कोताही की या आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर से लगता है कि खाड़ी फिर से धधक उठेगी। और भारत की स्थिति तो हम लोग देख ही रहे हैं, उस पर अभी हम आएंगे क्या है जी। देखिए, इसमें कुछ चीजें मैं थोड़ा सा वो करूंगा जी। पिछले 2 दिनों में कोई चीन का जहाज वहां न गया है न निकला है। अच्छा। और ईरान के जो जहाज वहां से आते जाते हैं, हाँ, कुछ उसमें ऐसे किया जाता है कि उनके सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं, चोरी वोरी से 1-2-4 निकल गए हो तो निकल गए हो, या किसी दूसरे देश के झंडे से। वैसे ओवरऑल वहाँ ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम है, 7-8 जहाज ही निकल रहे हैं, जहाँ से 150 से 200 जहाज रोज निकला करते थे। तो और वो जो निकले हैं वो सब मार्क्ड हैं। ये जो उनकी योजना है अमेरिका की कि वो ईरान को चोक करेंगे अगर उसकी सप्लाईज और उसके सेल को, तो ईरान ज़्यादा जल्दी टेबल पे चीज़ें मान लेगा जो वो मनवाना चाहते हैं। ट्रंप की समस्या ये है कि इस युद्ध से वो खाली हाथ लौट रहे हैं। अभी तक उनके हाथ में कुछ नहीं है अपने देश में अपनी पीठ ठोकने के लिए कि वो इस युद्ध में क्यों गए थे। हालांकि वो इस बार भी इस मामले में सफल हो गए कि सेनेट में उनके खिलाफ जो मतदान हुआ वो इजराइल को आर्म सप्लाई का, जिसको बर्नी सैंडर्स ने चैलेंज किया था, कुछ डेमोक्रेट सांसदों ने ही उसमें जाके इजराइल के पक्ष में वोट कर दिया। तो इससे 2 चीज़ें समझ में आती हैं कि जो अमेरिका का राजनय है उसमें दोनों पार्टियों में इजराइल के लोगों की संख्या बहुत प्रभावशाली स्थिति में अभी भी बनी हुई है। यहूदी लॉबी बहुत मजबूत है। हाँ, वो लगातार अमेरिका में मजबूत रही है और वो मजबूत है अभी भी। तो उसके बारे में जो भी कयास बन रहे थे कि जो अमेरिका में जन प्रतिरोध पैदा हो रहा है और जो यूरोप में जन प्रतिरोध पैदा हुआ है, एक्चुअली सारी दुनिया में जो हुआ है, उससे दबाव में आके वो राजनीतिज्ञ जो है अपनी राय बदल सकते हैं, ऐसा हुआ नहीं है। और इसका मतलब है कि वो कंट्रोल बना हुआ है। ये भी साफ हो चुका है अब तो कि नेतन्याहू ने कह ही दिया था, खुद ही कहा है कि अमेरिका उनको रोज रिपोर्ट करता है। जब यहाँ से पाकिस्तान से जा रहे थे उनके वाइस प्रेसिडेंट, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें बताया सारा। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं नेगोशिएशन में, क्या होना चाहिए क्या नहीं, इसमें इजराइल का रोल कंट्रोल वाला बना हुआ है, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरे, इजराइल ने इधर 3 दिनों में भी लेबनान के उस हिस्से को जो एक खास नदी तक पहुंचता है, दक्षिणी लेबनान का, उस हिस्से को बिल्कुल आवागमन के लिए लेबनानियों के लिए अवरुद्ध कर दिया है। और इसके बावजूद कि लेबनान के राष्ट्रपति को अमेरिका बुला के और बातचीत अमेरिका ने वहाँ कराई थी इजराइल से, लेकिन अब उससे लेबनान का डिस्पेंसेशन विड्रॉ कर चुका है। वो कह रहा है पहले आप वापस होइए यहाँ से,
क्योंकि उसको ये समझ में आ गया कि इजराइल दरअसल वो ज़मीन कब्जा करना चाहता है, जैसा कि वो हर युद्ध में कर लेता है कि थोड़ी सी ज़मीन अरबों की और हड़प लेता है। गाज़ा वो खाली कराने पे लगा ही हुआ है, और वो इस लड़ाई में जहाँ तक समझ रहा है कि यहाँ तक हम कब्जा कर सकते हैं, वो नीयत उसकी लेबनान में भी है। इस बीच वहाँ से करीब 13-14 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए हैं अपने घरों से, चूंकि बम बरस रहे थे, बहुत लोग मारे गए हैं। 2200 के करीब लोग मार दिए गए हैं लेबनान में, और 50,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो बहुत बड़ी संख्या है ये। अस्पतालों में जगह नहीं है, दवा नहीं है, और ब्लॉकेट वगैरह की वजह से यूनाइटेड नेशंस की एजेंसियां शिकायत कर रही। यूनाइटेड नेशंस के भी करीब 7 लोग मारे गए हैं इस लड़ाई में वहाँ। तो इस सब से वहाँ दवाएं वगैरह नहीं है, हाहाकार मच रहा है, खाने पीने की चीज़ों की भी कमी है, ब्लॉकेट विद्यमान है। ये सब चीज़ें उतनी प्रकाश में नहीं आई हैं, लेकिन ये वहाँ है। ईरान में भी समस्याएं शुरू हो रही हैं। ऐसा नहीं है, ब्लॉकेट से समस्याएं हैं उनको। अगर वो तेल नहीं बेच पाएंगे अपना, तो उनकी ज़रूरतों के लिए पैसा नहीं होगा, और फिर असली चीज़ खान पान का मामला होता है और दवा का। अगर ये चीज़ें आवाजाही इनकी नहीं होगी तो उनके लिए कठिनाई होगी। चीन ने बहुत सख्त बयान दिए थे, उनके सेना प्रमुख ने भी दिए थे, राष्ट्रपति ने भी दिए थे, लेकिन चीन और रूस एक आर्म लेंथ जिसे कहते हैं उनकी पार्ले में, अंतर्राष्ट्रीय पार्ले में, वो बना के सहयोग कर रहे हैं। सप्लाईज दे रहे हैं अमेरिका के विरोध के बावजूद, जिससे मिसाइलों वगैरह में चीज़ों की कमी नहीं हो रही है। दूसरे वो गाइडेंस दे रहे हैं अंतरिक्ष से, और तीसरे उन्होंने बाइडू नाम का एक उनका ऑर्गेनाइजेशन है जो जीपीएस की जगह ले चुका है एक्चुअली। तो वो ईरान में ये सब मदद करता रहता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। दूसरे रूस ने अभी सैटेलाइट से ढूंढ के ये सब बताया था उनकी एजेंसियों ने ही कि ये 10,000 मरीन और आ गए हैं खाड़ी में, क्योंकि हो सकता है कि अमेरिका एक बार और वो ऐसा प्रयास करने की कोशिश करे जैसा वो करके असफल अभी हुआ था। ग्राउंड पे लोगों को उतार के या तो खर्ग द्वीप पे उसको कब्जा करने की नीयत है, और या फिर यूरेनियम उड़ा ले जाने की। दोनों में से किसी ऑपरेशन को फिर से ट्राई करने की उनकी योजना हो सकती है कि एक और वार्ता की बात करते रहे, और वार्ता के साथ साथ ये भी तैयारी रखें। तो ये वहाँ की वस्तु स्थिति है, इसको एज इट इज हमें जानना जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है सारे सख्त बयानों के बावजूद कि चीन, खासकर चीन, अमेरिका से अभी पंगा लेगा। एक्चुअली अमेरिकन राष्ट्रपति की चीन यात्रा भी लंबित है, अभी हाल में ही होने वाली है। बहुत दिनों से उसकी तैयारियां थी। चीन इस मामले को तब तक अभी खींचना चाहता है कि वो यात्रा हो जाए और उसके जो निष्कर्ष हैं, जिस पक्ष में भी जा सकते हो, वो जाए। और वो चाहता है कि ये चीजें बातचीत से हल हो जाए, इसीलिए वो ईरान को टेबल पे लाने में चीन का बड़ा रोल रहा है। पाकिस्तान के अकेले से चीन ईरानी बातचीत पे ना आते इस समय की जो ईरानी जो भी उनका शासकीय ढांचा है, उसमें चीन का हस्तक्षेप रहा, तभी वो लोग आए। और फिर अगर बातचीत होगी तो उसका हस्तक्षेप होगा। कोशिश तो इजिप्ट और तुर्की भी साथ साथ कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लोग तो खैर बहुत एफर्ट कर ही रहे हैं। उनके तो अभी जो सेनाध्यक्ष हैं, जिनको उन्होंने फील्ड मार्शल कर दिया है, वो वहाँ गए हुए थे, और मतलब इधर काफ़ी एक्टिविटी बढ़ी है। और अमेरिका की ओर से बयान आ रहे हैं जैसे लग रहा है बातचीत 21 से पहले कहीं न कहीं टेबल सज जाएगी, अभी लग रहा है। लेकिन उसमें यह भी है कि दूसरी तरफ की भी तैयारियां हैं। अब ये जो स्टेलमेट है, इसमें क्या होगा, कैसे होगा, बातचीत में क्या तय होगा? क्योंकि जो बातचीत बाहर आ रही है उसके हिसाब से ईरान 5 साल के लिए अपने कार्यक्रम को स्थगित करने को तैयार है। रूस ने फिर वो बात दोहराई है कि अगर बात इस पर अड़ती है तो हम उनका जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको हम उठा लाते हैं, अपने यहाँ रख लेते हैं। इस पे अमेरिका तैयार नहीं हो रहा है, अमेरिका इस बात पे तैयार नहीं हो रहा है। तो ये अभी कई चीजें हैं जिनमें बर्फ पिघलना जरूरी है। ये सब फील्ड के वो अध्ययन है जिनको मैंने ऑथेंटिकली सही जांच के बाद आपके दर्शकों के लिए, अभी आपसे आने से पहले मैं वही देख रहा था 3-4 सोर्सेज से कि वो ऑथेंटिक हो जाए, तो फिर ये मैं आपके दर्शकों के लिए सूचनाएं हैं। जी
नहीं, ये तो बहुत अच्छी, बिल्कुल नई ताज़ी सूचना दी आपने, और इसके जी, बारे में सबको वाकिफ़ होना भी चाहिए था। अब आए हम लोग तेल की कीमतों पर। तो जी, जब जब थोड़ा-सा वहाँ पर लड़ाई में राहत मिलती है और युद्ध विराम की संभावनाएँ पैदा होती हैं, तो तेल की कीमत थोड़ी गिर जाती है। फिर जैसे ही तनाव पैदा होता है, तेल की कीमत बढ़ जाती फिर बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से तेल की कीमतों पे लेकर लगातार उथल-पुथल जारी है। है। जी, और इस उथल-पुथल से, जैसा पिछली बार भी आपने कहा था कि सबसे ज़्यादा सारी दुनिया ही प्रभावित हो रही है, पश्चिमी यूरोप भी प्रभावित हो रहा है, और इधर अ, जापान और साउथ कोरिया और भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं जी, इस उथल-पुथल से। जी, अब तो लगभग ये साबित हो गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार की जो अमेरिकी नीति है, उसने उन्हीं की सरकार की लोकप्रियता पे भी बहुत विपरीत असर डाला है, जी, और जनता के कई तबके उससे बहुत प्रभावित हुए हैं, बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। जी, जैसे आज ही मैंने एक काफ़ी अ, विश्लेषण देखा, डेटा विश्लेषण देखा, कि जो देश में जगह-जगह मज़दूर आंदोलन, आक्रामक मज़दूर आंदोलन हुए हैं, गुजरात में हुआ है, बिहार में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, हरियाणा में हुआ है। इसकी बुनियाद उस समय पड़ी थी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ थोपे थे भारत के ऊपर। जी, जैसे ही टैरिफ थोपे, तो इन तमाम फैक्ट्रियों के मालिकों ने सोचा कि अब उन्हें लागत किसी तरह कम करनी चाहिए, और लागत कम करने के लिए उन्होंने कम मज़दूरों से ज़्यादा काम अ, लेने की रणनीति अपनाई, और मज़दूरों में उसकी वजह से असंतोष पैदा होने लगा। फिर जैसे ही ये ऊर्जा संकट पैदा हुआ, होर्मुज़ जल भूमध्य के बंद होने से और युद्ध युद्ध की शुरुआत से, जी, वैसे ही महँगाई एकदम फूट पड़ी, और जी, ये महँगाई का बम जो है, मई के महीने तक जाकर वास्तव में फट जाएगा, और इसके अंदर से लोगों का बहुत ही असंतोष और क्षोभ पैदा होगा। यहाँ तक कि हड़ताल पर संघर्षरत मज़दूरों से जब पत्रकारों ने बातचीत की, तो मज़दूरों ने कहा भी कि हम तो हमेशा से ही परेशान थे, लेकिन अब हालत जो है, वो बिल्कुल अ, ब हमारे हाथ से निकल गई है, और बिना लड़ने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। ये सरकार का रवैया ये है कि डोनाल्ड ट्रंप मान लीजिए फ़ोन कर देते हैं, तो उसपे तमाम जो सरकार भी नाचने-गाने लगती है, भाजपा के प्रवक्ता भी नाचने-गाने लगते हैं, और जो हमारे गोदी मीडिया के लोग हैं, वो मज़दूरों को तो बता रहे हैं कि वो फ़ील्ड मार्शल मुनीर के दिए हुए टूल किट के आधार पे आंदोलन कर रहे हैं, और खुद वो इस बात के लिए भजन कीर्तन करने लगते हैं कि देखिए, देखिए मोदी जी को फिर से उनके प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आ गया। तो भारत सरकार लगता है अपना वही रवैया अपनाए हुए है, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि वो कितना नुकसान उससे हो रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है और ये जो मई की बात आपने कही कि बम फटना है, बिल्कुल फटना है। हुँ, 29 तारीख को जब 5 बजे तक 6 बजे तक वोटिंग हो जाएगी, मुझे हुँ, पूरी उम्मीद है कि उसी क्षण हमारी हुँ, पेट्रोल कंपनियाँ पेट्रोल और डीज़ल के दामों में बढ़ोतरी का ऐलान कर देंगी। हुँ, गैस के दामों का ऐलान आ जाएगा। मतलब जब तक हम इस चुनाव के नतीजे गिन रहे होंगे, हुँ, तब तक देश की जनता जो है उसके पास जो पैसे हैं उसका खर्चा फिर से संयोजित करने की गिनती कर रही होगी जी, और वो बहुत कठिनाई में एकाएक पड़ने वाली है क्योंकि ये उछाल कम से कम 60-70% तक का असर करने वाला है उसकी आय और व्यय में, हुँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा उछाल होने वाला है। हुँ, जैसे भारत जो है करीब 10 बिलियन डॉलर की एनर्जी हर महीने खरीदता है, हाँ, जिसको हम हार्ड करेंसी में पे करते हैं। हुँ, खरीदता था मतलब इस युद्ध से पहले। हुँ, युद्ध शुरू होने के बाद अब ये जो स्थिति है वो उसमें 18-19 बिलियन से लेके 22 बिलियन तक हमें हर महीने खर्च करना पड़ रहा है उसी का। यानी हमारी जो 1 लाख करोड़ जैसे कहिए आप हमारा मंथली बिल इस पे बढ़ गया है। हुँ, ये भरपाई साल में 12 लाख करोड़ हो जाएगा। अब जो बाजार उठ गया है तेल का, ये हुँ, उस भाव पे आना इसका आएगा मान लीजिए तो इसमें साल भर लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है या हो सकता है ना भी आए, एक ऊँचाई पकड़ के रुक जाए। जो मतलब 60 से 70 के बीच था, वो 80-90 के बीच कहीं जाके फँस जाए। जी, तो ये बिल हमारा तो अभी जितना 2-3 महीने का लॉस है, ये तो है ही है। हुँ, हुँ, और जो गल्फ में जो ऐसे संस्थान हैं जो पेट्रोलियम उत्पाद मतलब जहाँ से निकलता है, आता है, स्टोर होता है, बिकता है, जी, ट्रांसपोर्ट होता है, उन सब पर चूँकि असर पड़ा है इस युद्ध का, हुँ, तो वो सब ठीक होने में कम से कम 4-5 महीने लग जाएँगे, 6 महीने लग जाएँगे।
तो इस दौरान ये अस्त व्यस्तता रहेगी, और इसमें हम जो अल्टरनेट सोर्सेज से ले रहे हैं, अफ्रीका के कुछ जगहों से, अमेरिका से, वेनेजुएला से और कहाँ से और रूस से, उस सब में हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसके टाइमिंग्स और बीमा, बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। तो ये सब जो है बाजार पर आके हमला करेंगी चुनाव के खत्म होते ही, और इस सब का असर महंगाई पर बेतरह पड़ने वाला है। दूसरे, चूंकि इस सारे दौर से एक और नुकसान हुआ है कि हमारे एक्सपोर्ट्स वगैरह पे भारी असर पड़ गया है। जी। मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ गया है, एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ गया है, और रेमिटेंस पर भी असर पड़ गया है। और एफडीआई तो हमारे यहाँ से पिछले 2 सालों से भागा हुआ है। वो भारत को अनुकूल नहीं समझ रहा है भारतीय बाजार में पैसा लगाना। तो ये सब मिलके जो कंपाउंड सिचुएशन पैदा कर रही है, इस पर हमारे समाज में हमारे जो नियंता है उनके बीच कोई विमर्श नहीं है, एक दूसरे से बदमाशियां हैं। जैसे सदन का आज उपयोग किया गया कि वो एक बात पे अमित शाह ने कहा अखिलेश यादव से कोई कि आप सब मुसलमानों को खड़ा कर लीजिए, आप ऐसे कोई मुसलमानों से संबंधित कोई बात कही, और उसके बाद उन्होंने प्रेस दीर्घा की ओर देखा, और उसके बाद 1 घंटे के भीतर वही चीज सारे मीडिया में चलने लगी। तो मीडिया हमारा हिंदू मुसलमान, मतलब हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, इसी पर केंद्रित रहने वाला है, और एक बहुत बड़ी जमात को वो इसमें हाँक लेने में सफल है, और ये जमात जो है अपने को हकवाने में बहुत प्रसन्न भी है। तो ये लोग इसका खामियाजा भुगतेंगे। ये उस तरह से भुगतेंगे कि जैसे अभी दिल्ली में एक ब्रिगेडियर साहब, वर्किंग ब्रिगेडियर सेना के, अपने मोहल्ले में खड़े थे, वहां से उनका बेटा था, शायद पत्नी भी थी, और वहां 2 लफंगे अपना एक कार रोक के शराब पी रहे थे। उन्होंने गलती से सोचा कि मैं आर्मी में ब्रिगेडियर हूं और ये गलत हो रहा है तो मैं बोल दूं उसको। उन्होंने बोलने की गलती की और पिता पुत्र खूब पीटे गए। पुलिस वहीं खड़ी थी, पुलिस की पिकेट, वहां कुछ नहीं हुआ। बाहर से उन लोगों ने जो शराब पी रहे थे फोन किया, 10-12 लोग और आ गए, उन सब ने पीटा इनको। और तब से सेना के तमाम अधिकारी उस पर टिप्पणियां लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस तरह का जब समाज आप बना रहे हैं, आप सोच रहे हैं आप सैनिक वर्दी पहने हुए तो आप सुरक्षित हैं। जब आप देश को नष्ट कर लेंगे, आपके बहुत सारे कर्नल जनरल जो है विभिन्न टेलीविजन चैनलों पे बैठ के इस देश में हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान जैसी नकारात्मक चीजों पर प्रवचन देंगे, और इस चीज को और बढ़ाएंगे इसलिए कि उनको कुछ पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट मिल जाए, या उनको गवर्नरी वगैरह कहीं मिल जाए, या वो उस पार्टी से जाके कोई टिकट उकट पाके चुनाव जीत जाए। अगर आप इस लालच में इस देश के साथ जो आपने शपथ ली है संविधान वगैरह की, उसको सबको नष्ट कर रहे हैं, तो एक नष्ट समाज में नष्ट होने की कीमत चुकाने से ऐसा नहीं हो सकता कि आप बच जाएंगे और सिर्फ हम मारे जाएंगे। हम सब मारे जाएंगे, और हम सबको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कई कार्यक्रमों में, और बात पहुंचनी चाहिए वहां। जो लोग इस देश को, इसके ताने बाने को बिगाड़ने में जाने अनजाने हिस्सेदार बन रहे हैं, हम सब लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम देश को नष्ट कर रहे हैं। इस बात को जब से समझ लीजिए तब से समझिए, नहीं समझना है तो आपकी मर्जी। अच्छा, दूसरी तरफ आपने मीडिया के ऊपर एक टिप्पणी की, इसी में मैं एक बात और जोड़ देता हूं कि मीडिया पूरी तरह सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसके हिसाब से चलता है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उनसे मांग कर रही है कि आप खाड़ी की खबरों को कम से कम दिखाएं। खाड़ी युद्ध के महत्व को आप काफी दिखा दिया आपने, आप उसको अंडर प्ले करें। तो अब जब से ये परिसीमन, महिला आरक्षण, जातिगत जनगणना, संसद का विशेष अधिवेशन, ये एक पूरे मामले को एक बहुत बड़ा नया स्पिन इन लोगों ने दे दिया है, और मीडिया उस स्पिन को और भी ज्यादा आगे बढ़ा रहा है। अब इस वक्त जब मैं टीवी देखता हूं तो मैं पाता हूं कि मेरे ख्याल से 70 से 80% खाड़ी युद्ध की खबरें टीवी पे दिखाई देना बिल्कुल कम हो गई हैं। वो अब खाड़ी युद्ध, क्यों खाड़ी युद्ध ऐसी खबरें दिखाई जाती हैं, तो वो देख रहे हैं कि जो कुछ रिटायर्ड अफसर जो एक जमाने में सरकार का पक्ष लेते थे, उतना कम पक्ष ले रहे हैं, वो जरा ईरान की तरफ झुके हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे, आमतौर पर माहौल ईरान की तरफ है, उससे भारतीय जनता पार्टी की नीति जो है वो काफी प्रभावित होती है। कहा ना जाए फिर भी प्रश्नांकित हो ही जाती है, और गोदी मीडिया के एंकरों को भी कुछ जुबानी जमा खर्ची सही डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना वगैरह भी करनी पड़ती है। यहाँ तक कि एक जगह मैंने देखा कि एक गोदी मीडिया की एंकर थी, वो तो चीन की तारीफ कर रही थी।
वो देख के मुझे ताज्जुब हुआ कि चीन कितना शक्तिशाली हो गया है, चीन किस तरीके से वो उभर रहा है। विदेश नीति के जो कई समीक्षक हैं, जो पहले विदेश सेवा में वरिष्ठ अफसर रह चुके हैं, उन लोगों ने तो कहना शुरू कर दिया है कि चीन अब धीरे-धीरे ऐसी स्थिति बन गई है इस युद्ध से कि दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा और अमेरिका जो है वो गिरावट की तरफ जाएगा। और उसके लिए एक फ़िक्रा कहा जा रहा है, किसी मशहूर लेखक का लिखा हुआ, कि एम्पायर्स टेंड टू डिक्लाइन। हर साम्राज्य जो है कभी न कभी उसकी गिरावट के क्षण आते हैं तो दूसरे साम्राज्यों का उभार होता है। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति हमें बताती है, या कम से कम इशारा करती है कि हम एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से इस वक़्त गुज़र रहे हैं। क्या ये अवलोकन ठीक है या ये अवलोकन कुछ बढ़ा-चढ़ा है? नहीं, नहीं ऐसा है कि हमारा जो मीडिया है हाँ। उसमें ये सही है कि जो इस समय डिस्पेंसेशन है उसकी ज़रूरतें दूसरी हैं। हुँ, वो चुनाव में चाहता है कि वो अपनी सेवाएँ दे। वो हुँ, दे भी रहा है, हुँ, लेकिन उतनी नहीं दे पा रहा है चूँकि उसको युद्ध में भी सेवाएँ देनी पड़ रही हैं हुँ, और या अन्य काम भी करने पड़ रहे हैं और कुछ अपनी टीआरपी के लिए भी उसे करते रहना पड़ता है। हुँ, तो उस क्रम में वो बहुत सारे नुकसान हमारे कर रहा है। हुँ, जैसे एक व्यक्ति जो है आर्मी में उसका बहुत छोटा कार्यकाल रहा है, हुँ, लेकिन वो टेलीविज़न चैनलों पे आर्मी का प्रतिनिधि बन के बहुत समय से स्टार बना हुआ है हुँ, और वो अंट-शंट बकता है, उसे कुछ नहीं पता और वो वही है जो इस्लामाबाद पे कब्ज़ा कर लिया था उसने और हाँ, उसकी हाँ, वजह से कई चैनलों ने कब्ज़ा कर लिया था। आजकल वो ईरान को तमाम बकवास गाली-वाली उसने दी है, उसपे ईरान के सरकारी फ़ोरम्स ने प्रतिवाद प्रस्तुत किया है और हुँ, भारत सरकार की ओर से सफाई आई है विदेश मंत्रालय के अधिकारी की ओर से कि साहब वो हमारे अधीन नहीं है, इंडिविजुअल उनकी ये राय है। हुँ, तो हमारे कलाकार लोग जो हैं ये भी ये व्यवस्था कर दे रहे हैं कि हम न सिर्फ हमारे एक तो सबसे प्रमुख कलाकार ने जो व्यवस्था कर दी है उसका तो टाइम में आ गया है इशारा। हुँ, अभी टाइम का जो हर साल वो एक दुनिया के 100 प्रतिष्ठित लोगों की, प्रभावशाली लोगों की लिस्ट निकालते हैं। हुँ, कोई दुर्भाग्य चल रहा है कि मोदी जी का उन 100 में भी नाम नहीं है। हुँ, जिनको ये पूरे देश का डिस्पेंसेशन हुँ, विश्व गुरु बताता है, हुँ, उनको दुनिया की सबसे प्रमुख पत्रिका जो वर्षों से इस हुँ, काम को कर रही है, मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं मालूम है कि जी, कितने वर्षों से, लेकिन बहुत समय से हम इसको जी, पढ़ते, सुनते, जानते रहे हाँ, हैं। हाँ, और कभी उसमें मोदी जी का नाम या उनके बारे में कुछ छप जाता है, तो हमारा यही हुँ, मीडिया लेके गाना गाता है, लेकिन अभी 3 दिन जी, से चुप है। जी, जब उसमें आया कि उन 100 लोगों में, दुनिया के 100 प्रमुख लोगों में भी पहलवान नहीं है, हुँ, तो हमारे हुँ, तो उसमें शांति पड़ी हुई है। तो ये सब हो रहा है और हुँ, मीडिया कुल मिला-जुला के तो सेवा में प्रस्तुत है जैसा मैंने कहा। लेकिन हुँ, हाँ, ज़रूर आपने जो इशारा किया बिल्कुल सही कहा कि हुँ, उसकी उ उसके लिए भी समस्या हो गई है और वो भी बहुत बार ट्रंप को एज़ इट इज़ स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इधर ट्रंप की आलोचना उसमें बढ़ी है हुँ, और बहुत सारी चीज़ें चीन-वीन की वो कबूल रहा है। हुँ, लेकिन अब ये उसका स्वभाव कब तक रहेगा और कब तक रहने दिया जाएगा? रहेगा से ज़्यादा ये है कब तक रहने दिया जाएगा, क्योंकि हुँ। डिस्पेंसेशन की ज़रूरतें तो दूसरी हैं और वो वही है कि उनसे रेगुलर हिंदू, मुसलमान और भारत-पाकिस्तान कराती रहे और वो काम भी चल रहा है साथ-साथ। जी। नहीं, आपको क्या लगता है? क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके ऊपर हमें सोचा जाना चाहिए, हमें सोचना ही चाहिए। जी। सरकार इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि विपक्ष इन 3 बिलों को पारित नहीं होने देगा। जी। आज बिल पेश किए गए हैं, नारेबाजी वगैरह हुई है, कल ज़ाहिर है कि इसके ऊपर बहस होगी और बहस के बाद मतदान होगा। विपक्ष ने सार्वजनिक रूप से कह दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे वगैरह ने, कि हम इन बिलों को पास नहीं होने देंगे। सारे विपक्ष में। हाँ, सारे बिल। सरकार को जितने वोट चाहिए, हुँ। सरकार के पास कम से कम 50 से ज़्यादा वोटों का टोटा है, कमी है। अगर विपक्ष के कुछ मान लो तिकड़म करके कुछ वोट वो इधर-उधर कर भी ले, तब भी 50 वोट तो विपक्ष के तिकड़म करके नहीं ले सकती। तो ये बिल स्पष्ट लग रहा है कि ये गिर जाएँगे, जब तक कि सरकार विपक्ष से कोई समझौता ना करे। सरकार ने उनसे कोई बातचीत नहीं की, उनको कोई बुलाया नहीं, पहले कोई बातचीत नहीं की और जो संविधान संशोधन विधेयक है, जो बहुत गंभीर चीज़ होता है, उसको भी विशेष अधिवेशन से केवल 24 घंटे पहले ही उनको दिया। तो सरकार पहले से सोच के बैठी है कि ये बिल बहस के बाद ये गिर जाएगा बिल। उसके बाद में हम विपक्ष के दरवाजे पे ठीकरा फोड़ेंगे कि भाई इन्होंने महिलाओं के साथ ज्यादती की। तो सरकार ये तिकड़म कर रही है पूरी की पूरी। अब विपक्ष इस तिकड़म का कैसे जवाब देता है और साथ में
जमीन पर स्थिति सरकार के लिए खराब हो रही है। सबसे ज्यादा स्थिति तब खराब होती है जबकि महंगाई, लोगों की आमदनी में कटौती होती है, महंगाई लोगों को तंग करती है, तो उसके बाद में फिर कोई रेटरिक, कोई लफाजी चलती नहीं है। क्यों? लफाजियां तभी चलती हैं जबकि कुछ ना कुछ न्यूनतम लोगों को मिलता रहे। जब न्यूनतम में भी कटौती हो जाती है, फिर क्या लफाजी चलेगी? तो ये कैसे? अब ये भी सरकार ने प्रपंच किया है, ये भी कोई ज्यादा टिकने वाला है नहीं। महिलाओं का आरक्षण पास हो चुका है, सब लोग जानते हैं, 2023 में पास हो गया था, सब राष्ट्रपति ने दस्तखत भी कर दिए थे। कैसे उसको लागू किया जाए, बहस इस बात के ऊपर। अभी लागू किया जाए कि 2 साल बाद लागू किया जाए, जनगणना के बाद लागू किया जाए, जनगणना 2011 की जनगणना के आधार पर लागू किया जाए, या जनगणना 2026 में आएंगे, इसके 27 में परिणाम आएंगे, उसके आधार पर लागू किया जाए। चर्चा केवल इस बात पे है। सरकार इसमें से कुछ ऐसा निकाल लेना चाहती है जिससे उसके खिलाफ जो माहौल बना है वो माहौल फिर से पलट जाए। तो इसे ऐसी स्थिति में ये प्रबंधन प्रिय सरकार है, हर चीज का प्रबंधन करती है। तो कैसे, आपको क्या लगता है किस तरह करेगी प्रबंधन, क्या करेगी? कोई और तिकड़म सोचेगी? नहीं, ये सिर्फ बंगाल के चुनाव के लिए आया है, इसका और कोई मतलब ही नहीं है। बंगाल के चुनाव के हर सर्वेक्षण में दिया हुआ है कि स्त्रियों का, महिलाओं का लगभग 50%, किसी ने 47 दिया है, किसी ने 49 दिया है, किसी ने 85 दे दिया है। ये प्रतिशत महिलाओं का ममता जी के साथ है। उस आंकड़े से लड़ने के लिए ये कसरत की गई है, ठीक चुनाव से वोटिंग, पहली वोटिंग से 4 दिन 5 दिन पहले। ये पूरा बीजेपी जाके अब यही प्रचार करने वाली है, इसी पे जुटेगी ही। ये बताते हैं, देखिए महिला आरक्षण के विरोधी हैं ये, तो यही ये करेंगे। पूरे बंगाल में हर जगह हो रहा होगा, टीवी शीवी जो इनके पास सेना है वो सब लग गई होगी, सब इस पे बहस चल रही होगी। आप देखेंगे 2 दिन में यही होगा, शुरू हो गया। ये सिर्फ जैसे SIR किया गया, देश भर की बात नहीं है, उसका भी लक्ष्य बंगाल था, बंगाल है। अब देखना हमें यह है कि इस सब के बावजूद बंगाल क्या करता है। अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार तो पब्लिक परसेप्शन तो किसी भी सर्वेक्षण एजेंसी का बीजेपी के पक्ष में नहीं है, जो भी प्रमुख कही जाए। एक आध इंडिविजुअल ऐसे छोड़ के सभी कह रहे हैं कि जीत ममता बनर्जी ही रही हैं। और जो बहुत ऑथेंटिक हैं वो तो ये मान रहे हैं कि वो पहले भी 200 पार कर गई थी, इस बार भी 200 पार करेंगी, ज्यादा भी हो सकती है पिछली बार से। तो ये जो परिस्थिति है, इसको बदलने की अंतिम क्षण की ये कोशिश है। अब हम देखते हैं कि ये क्या होता है एग्जैक्टली, क्योंकि उनकी प्रबंधन वगैरह में कोई रुचि नहीं ना, वो प्रबंधन कर रहे हैं। वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ, गृह मंत्री जी का हस्तक्षेप हुआ, और एक आध दो निशिकांत दुबे टाइप लोगों की वो सब हुई, जैसा हर बार हो जाता है। लेकिन उनका मूल मकसद बंगाल के चुनाव में इस स्थिति का प्रयोग करना कि ममता बनर्जी की पार्टी महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ इसने वोट किया और गई वहां। हम तो नारी वंदन करने वाले लोग हैं और ये क्रंदन करा रही हैं। मेरी दृष्टि में इसका सिर्फ यही उपयोग है। यानी इसका मतलब हुआ कि एक युद्ध फारस की खाड़ी में हो रहा है और एक संसदीय युद्ध जो है वो बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। बहुत बढ़िया आपने कहा, और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के लिए सबसे अच्छी लाइन यही है कि फारस की खाड़ी से लेके बंगाल की खाड़ी तक ये युद्ध हो रहा है। एक युद्ध डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहे हैं और दूसरा युद्ध नरेंद्र मोदी यहाँ पर लड़ रहे हैं। उधर ईरान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को परेशान किए हुए है और बिल्कुल पराजित होने की स्थिति में पहुंचा दिया है। इधर ममता बनर्जी ने मोदी जी को परेशान कर दिया है और उनको पराजय के कगार के ऊपर धकेल दिया है। तो इसी निष्कर्ष खाड़ी से बंगाल की खाड़ी तक, क्या बात है। जी, तो हम लोग इसी बिंदु पर इस चर्चा को समाप्त करते हैं। एकदम वही मैं भी इसीलिए और जल्दी ही फिर मिलेंगे, क्योंकि तब तक घटनाक्रम और आगे बढ़ जाएगा और हमारे पास समीक्षा करने के लिए कई बिंदु होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी, उम्दा समीक्षा। आपको नमस्कार।